हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास लास्ट लेक्चर से चला आ रहा है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। यहां पर हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ फिनॉल की रिएक्शन होगी तब हमको मिलता है, अगर फिनॉल लेते हैं हम OH प्लस जिंक, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होती है। जिंक डस्ट क्या होती है? जिंक का पाउडर। तो हमारे पास रिमूवल प्रोडक्ट होगा ZNO। तो हमको सिंपल मिलता है बेंजीन, ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है, तो प्लस हमारे पास ZNO। तो ये सिंपल सा प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास बेंजीन। देन नेक्स्ट रिएक्शन में बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद अमोनिया, NH3, अमोनिया के साथ। अगर अमोनिया के साथ फिनॉल की रिएक्शन होती है सो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है फर्दर NH2 ग्रुप के साथ, तो हमको मिलता है एनिलीन प्लस वाटर। तो हमको मिला एनिलीन। सो यहां पर एक सिंपल सी रिएक्शन हुई, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या काम करता है? जो ऑक्सीजन होता है इस ऑक्सीजन को निकाल देता है। तो ZNO हमारा रिमूवल प्रोडक्ट हो गया और हमको मिलता है बेंजीन। फर्स्ट केस में अगर जो रिएक्शन ऑफ फिनॉल की रिएक्शन विद अमोनिया के साथ हुई तो हमको मिलता है एनिलीन। और जनरली ये रिएक्शन हमारे पास एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। सो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो हमको एनिलीन मिल जाता है। तो ये हुआ एनिलीन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जब फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सो हमको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक बार डिस्क्राइब करते हैं कि वाई हमको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही क्यों मिलता है, मेटा क्यों नहीं मिलता। या फिर हम कहते हैं कि मेटा हमारे पास सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा, वाई। सो ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पर अटैक करता है या फिनॉल की जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है या हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। सो अगर वो ऑर्थो पे हुआ, ऑर्थो के केस में हुआ, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमको मिलता है फर्स्ट स्ट्रक्चर। देन ये यहां पर माइग्रेशन हुआ, OH और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, आगे मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो OH के मेटा पोजीशन पे। देन ये बॉन्ड इधर माइग्रेट होता है या मींस इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट होते हैं। देन फिर हमको मिलता है अगेन पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटा पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एंड OH, ये हमको OH। और ये यहां पर ऐसे सो यहां से फिर एक और स्ट्रक्चर निकल के आता है कि यहां से अगर ये यहां पे माइग्रेशन हुआ,
ये यहां पे माइग्रेशन हुआ और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहां से माइग्रेशन हुआ। तो यहां से एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है। सो ये रहेगा हमारे पास, ये यहां पर माइग्रेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रहे या बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर हुआ और ये डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड हाइड्रोजन। सो हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा निकल के आया जहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो रिंग पर नहीं था, वो चार्ज आप यहां से भी बना सकते थे। अगर यहां पर मैं बोलता इसको, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसको जस्ट सिंपली यहां से इसको ऐसे माइग्रेशन करना है और ये ऑक्सीजन पर चार्ज चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा। बॉन्ड की पोजीशन हमारी ऑलरेडी सेम डिफाइंड की हुई है। तो आप इसको यहां से भी बाय माइग्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस बॉन्ड पर इन इलेक्ट्रॉन को माइग्रेशन करने के बाद भी हमको सेम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है। सो मैं एक बार इसको रब करता हूं। अगर अटैक होता है हमारे पास पैरा पोजीशन पे अटैक होता है, पैरा पोजीशन पे हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है OH इलेक्ट्रोफाइल, E हाइड्रोजन, नेक्स्ट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। अगर जो हमारे पास मेटा अटैक होगा, मेटा पोजीशन पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो हमारे पास बनता है मेटा पोजीशन में पहले ही स्पेसिफाई करता हूं E, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे हुआ, ये बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरह रहेगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक बार पैरा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर मेटा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सो हमारे पास पैरा और मेटा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। सो हम एक बार पैरा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि पैरा में हमारे पास अगर जो अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का पैरा पोजीशन पर, तो पॉजिटिव चार्ज आता है नेक्स्ट कार्बन पर, तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनते हैं कि ये बॉन्ड यहां पर माइग्रेशन हुआ तो यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, देन फिर ये यहां पर माइग्रेशन हुआ तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां से फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आता है कि या तो आप यहां से इसको डायरेक्ट यहां पर माइग्रेशन कर सकते हो इस बॉन्ड को, या यहां से ये यहां पे माइग्रेशन हुआ और ये यहां से माइग्रेशन हुआ, ये दोनों से ही आपका एक सेम स्ट्रक्चर बनता है। आप बना सकते हो इसको EH देन ऑक्सीजन OH और पॉजिटिव, तो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये चार्ज कब, ये स्ट्रक्चर यहां पर ये भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन के आया, ये स्ट्रक्चर कब बनता है जब ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, वो कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, मींस ये क्वाटरनरी कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज पहुंचता है, ये वाला, ठीक है, ये या इस तरफ। बट अगर जो हम मेटा की बात करते हैं, मेटा में जब अटैक होता है तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे रहेगा, तो ये माइग्रेशन हुई तो अगेन ऑर्थो पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये माइग्रेशन हुआ डबल बॉन्ड का, देन फिर पैरा पे हो गया। अगर फिर माइग्रेशन करते हैं तो फिर हमारे पास ऑर्थो पे आता है, तो ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। तो ये जो क्वाटरनरी कार्बन हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ना आने की वजह से जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था जो यहां पर बनना चाहिए था बट बनता नहीं है, मेटा के केस में वो नहीं बना, तो हमने एक लाइन हमने बचपन से पढ़ी हुई है कि हम कहते हैं कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो यहां पर इस केस में हमारे पास मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनते हैं व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अगर जो मेटा पे अटैक करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वो हमारे पास लेस
स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इन केस मेटा के केस में अगर जो ऑर्थो और पैरा का देखते हैं तो वहां पर हमारे पास एक ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकल के आता है। दोनों के केस में स्पेशल स्ट्रक्चर जिस पे रहा, तो इनकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बन जाती है अगर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑर्थो पर और पैरा पर। सो इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ फिनोल तो हमको ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। सो यहां से हमारा एक्सप्लेन होता है व्हाई वी गोट ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल बट मेटा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहां पर लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन। हमने एग्जांपल लिया है इसका, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की अगर जो हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो फिनोल की ब्रोमिनेशन हमारे पास दो तरह से होती है। अगर फिनोल की ब्रोमिनेशन करते हैं हम एक्वस सोलवेंट में, जैसे कि वाटर की प्रेजेंस में, या एक्वस मीडियम में ब्रोमिनेशन करते हैं। सो एक्वस में क्या हुआ, एक्वस में फिनोल की आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन के बाद वो क्या बनता है, मैं यहां पर लिखता हूं, वो आयनाइजेशन के बाद जल्दी से फिनोक्साइड आयन में बन जाता है और फिनोक्साइड आयन फर्दर रेजोनेट स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाता है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ गया, देन फिर ये रोटेट होकर फिर पैरा पे बनेगा, फिर ऑर्थो पे बनेगा। सो ऑर्थो पैरा ऑर्थो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज की माइग्रेशन इतनी फास्ट होती है कि एक्वस के केस में ब्रोमिनेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ब्रोमीन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो सभी पोजीशन पर अटैक कर जाता है। सो हमको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। बट अगर ब्रोमिनेशन करते हैं फिनोल की नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, CS2 की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन किया, देन फिर हमको मिलता है ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट। तो यहां पर हमको मिला ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट इन केस जब हमने नॉन पोलर या हम कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट एज यूज किया। अगर जो एक्वा सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हमको हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की तो हमको ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट मिलता है। यहां पर जो ये आयनाइजेशन हुई है फिनोल की एक्वस के प्रेजेंस में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, या हम कहते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास ये आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से या तो हमको ब्रोमीन ऑर्थो पे या फिर पैरा एज ए प्रोडक्ट मिलता है, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट या फिर पैरा प्रोडक्ट मिलता है। यहां पर हमारे पास रिमूवल प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं इसमें HBr, दोनों केस में हमारे पास HBr। ब्रोमिनेशन इतनी फास्ट होती है एक्वस मीडियम में, अगर जो पैरा पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप भी लगा होगा, सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, फिनोल SO3H, अगर जो मैं कहता हूं एक्वस ब्रोमिनेशन किया इसका, तो हमारे पास अगेन ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। जो एक्वस पे ग्रुप था वो भी रिप्लेस हो जाता है ब्रोमिनेशन से, ब्रोमीन से वो भी रिप्लेस हो जाता है। सो हमारे पास ब्रोमिनेशन भी एक्सप्लेन हो गई है कि एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में
ब्रोमिनेशन हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट देती है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल की। फिनोल की अगर जो नाइट्रेशन करते हैं, फिनोल की अगर हमने नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन करते हैं हम HNO3 की प्रेजेंस में 298 केल्विन टेम्परेचर पर फिनोल की अगर जो नाइट्रेशन की, सो नाइट्रेशन में हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, बट यील्ड बहुत कम मिलती है। या तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिला या फिर पैरा प्रोडक्ट मिलता है, और वो भी बहुत कम अमाउंट में। ये मिलता है हमको ऑर्थो 40% और ये नियर अबाउट 13% के हमको मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ फिनोल। जो स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं, तो HNO3 फिनोल की ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। तो जो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारे पास बड़ा कम अमाउंट का रहता है। अगर हम फिनोल की रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, सो हमको ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट, और इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, इसका नाम अलग से हुआ 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जब फिनोल की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। फिनोल की सल्फोनेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग तरह से सल्फोनेशन होगी। एक तो लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में हमने बात की, अगर जो सल्फोनेशन करते हैं हम 288 केल्विन टेम्परेचर पर और सल्फोनेशन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में, तब हमको मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट SO3H। अगर हम बात करते हैं सल्फोनेशन 377 केल्विन टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, देन हमको मिलता है पैरा प्रोडक्ट। तो ये चीज ध्यान में रखने की बात है कि अगर जो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमको पैरा प्रोडक्ट मिलता है, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, प्लस वाटर। दोनों केस में हमारे पास एंड में वाटर निकलता है, प्लस वाटर। सो ये रिएक्शन थी हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अगर जो हम फिनोल की बात करते हैं, जनरली जो फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी वो हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा अगर जो फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगा, एल्युमिनियम फिनोल में जो ऑक्सीजन रहेगा उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कॉम्प्लेक्स बनाए से हम जुड़ जाएगा, तो एक अडक्ट बनाएगा। तो अडक्ट की वजह से आगे फर्दर इसकी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होती, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है ये फिनोल और AlCl3 लुईस एसिड। तो इसकी जनरली एल्काइलेशन की बात करते हैं हम, तो एल्काइलेशन HF की प्रेजेंस में होगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम CH3, और जनरली वो पैरा पोजीशन पे होती है Cl। सो अगर जो मैं इसमें एल्काइलेशन की बात करता हूं तो हमको पैरा प्रोडक्ट एल्काइलेशन में मिलता है। तो बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है वैसे ये, बट एक चीज ध्यान में रखने की बात है कि कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है।
कैटलिस्ट AlCl3 नहीं यूज होगा क्योंकि ऑक्सीजन पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के साथ एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो फर्दर अगर जो मैं कहता हूं कोई भी एल्काइलेशन करेंगे अगर जो हम इसकी प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन नहीं होती है, प्रोसीड नहीं होती है। सो एल्काइलेशन के लिए हम HF यूज करते हैं इसमें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।